विद्युत मोटर अर्थात इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत जनित्र अर्थात इलेक्ट्रिक जनरेटर, दृष्ट धारा जनित्र अर्थात डीसी जनरेटर, इन सब की परिभाषा, सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि और उपयोगों को समझाऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत मोटर को समझाएंगे, जिसमें विद्युत मोटर की परिभाषा, सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि और उपयोगों को बताएंगे। इसके बाद विद्युत जनित्र, फिर दृष्ट धारा जनित्र। ये पहले विद्युत मोटर किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अर्थात विद्युत मोटर अथवा इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा यंत्र होता है जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी को मशीनी एनर्जी में बदला जाता है। मतलब विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा जो होती है वो यंत्र की ऊर्जा में चेंज हो जाती है। चलिए अब विद्युत मोटर के सिद्धांत को समझ लेते हैं, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ मोटर को जान लेते हैं। तो जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। तो क्या कार्य करता है? कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। मतलब जब किसी कुंडली को चुंबकों के बीच में रखकर उसमें करंट जोड़ देते हैं तो उस कुंडली पर एक बल युग्म यानी बल का जोड़ा या कपल कार्य करने लगता है, या कहें तो दोहरा बल कार्य करने लगता है। और यह बल युग्म कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। जब कार्य करता है दोहरा बल युग्म, तो कुंडली को उसके अक्ष पर ही घुमाने का प्रयास करता है। यानी जो बल युग्म कुंडली पर लगा वो कुंडली को घुमाना शुरू करता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित होती है। यानी उसकी दिशा की किधर को घूमेगा ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा निर्धारित होती है। यदि आप लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो कुंडली किस तरफ घूमेगी या किस दिशा में घूमेगी यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात होता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र है या फ्री है, यानी कुंडली जो है वो अपने अक्ष पर घूमने के लिए फ्री है तो वह घूमने लगती है। यदि आप लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों नियम जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, आप लोग चैनल पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो ये तो हुआ विद्युत मोटर का सिद्धांत। चलिए अब विद्युत मोटर की संरचना को समझ लेते हैं। चित्र में देखिए, विद्युत मोटर में 4 प्रमुख भाग हैं। ये जो चित्र है इसमें विद्युत मोटर के 4 प्रमुख भाग हैं। पहला भाग है चुंबकीय क्षेत्र, या इसे क्षेत्र चुंबक भी कहा गया है या क्षेत्र चुंबक लिखा गया है। इसे अंग्रेजी में फील्ड मैग्नेट कहते हैं। फील्ड मैग्नेट मतलब इसमें चुंबक होते हैं, या कह लीजिए कि यह एक प्रबल स्थायी चुंबक है जिसके ध्रुव N और S हैं। यानी एक चुंबक का ध्रुव N और दूसरे का S है। फिर दूसरा भाग है आर्मेचर। दूसरा भाग है आर्मेचर। ये जो आर्मेचर है यह एक आयताकार कुंडली है जिस पर तांबे के तार लिपटे होते हैं। जो आर्मेचर है ये आयताकार कुंडली होती है और इस पर तांबे के तार लिपटे होते हैं, या कई फेरों में तांबे के तार इसी पर लिपटे रहते हैं, कई सारे फेरे रहते हैं इसी पर। इस आयताकार कुंडली को ABCD से लिखा गया है। जो आयताकार कुंडली है इसे ABC से लिखा गया है। यह कुंडली चुंबक के दोनों ध्रुव N और S के बीच घूमती है। जो आर्मेचर है ABCD है, यह चुंबक के दोनों ध्रुव N और S के बीच में घूमती है। फिर अगला भाग है विभक्त वलय या स्प्लिटिंग रिंग। तो यह एक गोल छल्ला होता है। जो विभक्त वलय है यह गोल छल्ला होता है जो पीतल का बना होता है। यानी यह पीतल का वृत्ताकार छल्ला होता है जो 2 बराबर भागों कौन कौन से
P और Q में बटा होता है, दो बराबर भागों में बटा है। इन भागों के नाम क्या है? P और Q। ये दोनों भाग अलग अलग रहते हैं, दोनों भाग जो हैं अलग अलग हैं। और आर्मेचर की कुंडली के सिरे इन्हीं वलयों यानी P और Q से जुड़े होते हैं। जो आर्मेचर है उसकी कुंडली के जो सिरे हैं P और Q से जुड़े होते हैं। ये दोनों आर्मेचर की शाफ्ट से जुड़े रहते हैं। और ये दोनों किससे जुड़े हैं? तो आर्मेचर की जो शाफ्ट है इससे जुड़े हुए हैं और इसी आर्मेचर के साथ में ये घूमते हैं। अब विद्युत मोटर का चौथा भाग है ब्रुश। तो इसमें जो विभक्त वलय P और Q हैं, ये दोनों कार्बन धातु की बनी दो पत्तियों, कौन कौन सी पत्तियां हैं? A1 और A2 को स्पर्श करते हैं। P और जो Q हैं ये दोनों कार्बन धातु की बनी दो पत्तियों A1 और A2 को स्पर्श करते हैं या कह लीजिए कि छूते हैं, जिन्हें ही ब्रुश कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं? ब्रुश कहते हैं। जो ब्रुश हैं इनका संबंध दो संयोजक पेंचों से होता है। इन ब्रुशों का संबंध दो संयोजक पेंचों से होता है। इन्हीं पेंचों के बीच एक बैटरी लगा दी जाती है। जो ये दो पेंच हैं इन पेंचों के बीच में एक बैटरी लगी हुई है। एक ब्रुश से करंट कुंडली में जाता है, एक जो ब्रुश है उससे करंट कुंडली में जाता है और जो दूसरा ब्रुश है इससे करंट जो कुंडली से बाहर की ओर निकलता है। तो एक ब्रुश से कुंडली में जाता है और दूसरे ब्रुश से करंट बाहर निकलता है। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिक मोटर का स्ट्रक्चर यानी विद्युत मोटर की संरचना। चलिए अब विद्युत मोटर की कार्यविधि को समझ लेते हैं। तो जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये जो बैटरी है इससे कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, करंट लगाया जाता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार या फ्लेमिंग के बाएं हाथ से कुंडली की भुजाओं, कौन कौन सी भुजाएं? AB और CD, AB और CD कुंडली की भुजाएं हैं। भुजाओं पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो चुंबकीय बल कार्य करने लगते हैं। यानी जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की गई, करंट लगाया गया, तो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम उसमें लग जाता है और बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की जो भुजाएं AB और CD हैं इन पर बराबर लेकिन विपरीत दिशा में चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। बल तो बराबर लगता है लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं और दोनों बल मिलकर के बल युग्म बनाते हैं, कपल बनाते हैं, जिसके कारण कुंडली वामावर्त या अंग्रेजी में कहें तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगती है। जो कुंडली है बल युग्म के कारण एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगती है। यानी जिधर क्लॉक घूमती है उसके बिल्कुल एंटी, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गई या वामावर्त हो गई। परंतु कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं और साथ ही साथ जो कुंडली पर विभक्त वलय लगे हैं ये भी घूमना शुरू कर देते हैं। अतः विभक्त वलय एक ब्रुश से दूसरे ब्रुश के संपर्क में आ जाते हैं। जो विभक्त वलय हैं जब घूमने लगते हैं तो एक ब्रुश से दूसरे ब्रुश के संपर्क में आते हैं और धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल युग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य करें। और धारा की दिशा कैसे रखते हैं कि जो कुंडली पर बल युग्म हैं वो लगातार एक ही दिशा में कार्य करें। कहने का मतलब ये है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। तो कुंडली के घूमने के कारण उसके धुरादंड को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है और जैसे जैसे कुंडली तेजी के साथ घूमती रहती है तो जो उसका धुरादंड है उसको गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। इस तरह से इस कार्यविधि पर यह कार्य करता है विद्युत मोटर। चलिए अब विद्युत मोटर के उपयोगों को समझ लेते हैं, अर्थात यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जान लेते हैं। तो विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, बिजली का पंखा आपने देखा होगा तो उसके अंदर जल पंप, जो जल का पंप होता है, जो समरसेबल वगैरह है, उसमें आटा चक्की, जो आटा गेहूं पीसने वाली चक्की होती है, उसमें वॉशिंग मशीन, जो वॉशिंग मशीन होती है, इसमें भी मोटर लगाई जाती है और अनेक विद्युत उपकरणों को चलाने में किया जाता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे,
जल पंप, आटा चक्की, वॉशिंग मशीन और अनेक विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए किया जाता है। चलिए अब विद्युत जनित्र अथवा इलेक्ट्रिक जनरेटर की परिभाषा, सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि और उपयोगों को समझा देते हैं। विद्युत जनित्र अथवा इलेक्ट्रिक जनरेटर को डायनमो के नाम से भी जाना जाता है। डायनमो, विद्युत जनित्र अथवा डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका अर्थ हुआ कि विद्युत जनित्र एक ऐसी विद्युत चुंबकीय मशीन है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी इस मशीन के द्वारा जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ये विद्युत जनित्र ऐसी मशीन होती है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब इसका कार्य फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यदि आप लोग फैराडे के नियम अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत जनित्र अथवा डायनमो में किया जाता है। आप लोगों को बताते चलें कि विद्युत जनित्र दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा एसी जनरेटर और दूसरा है दिष्ट धारा जनित्र अथवा डीसी जनरेटर। तो विद्युत जनित्र कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के हुए। पहला एसी जनरेटर और दूसरा डीसी जनरेटर। तो प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा डायनमो या जनित्र का उपयोग किया जाता है। अगर प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करना है तो प्रत्यावर्ती धारा डायनमो या एसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। और दिष्ट धारा को उत्पन्न करने के लिए दिष्ट धारा डायनमो या जनित्र का उपयोग किया जाता है या डीसी का उपयोग किया जाता है। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहले है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा एसी जनरेटर। तो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर से यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी ये ऐसा जनरेटर है जिससे यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। चलिए जानते हैं कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या एसी जनरेटर का सिद्धांत समझ लेते हैं। तो जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और विद्युत धारा बहने लगती है। इस प्रकार कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो सिद्धांत क्या है? बताया गया कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं, कोई बंद कुंडली है उसको चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकों के बीच में तेजी के साथ घुमाया जाता है, तो उसमें जो गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स है वो लगातार उसमें परिवर्तन होता रहता है, चुंबकीय फ्लक्स में या चुंबकीय बल रेखाओं में, जिसके कारण जो कुंडली है उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और विद्युत धारा बहने लगती है। तो इस प्रकार बताया गया कि कुंडली को घुमाने में व्यय जो यांत्रिक ऊर्जा है वही यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो विद्युत वाहक बल क्या है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर इन पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चलिए अब प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर की संरचना को समझ लेते हैं। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर का रेखा चित्र है, जिसमें इसके 4 प्रमुख भाग दिखाए गए हैं। पहला भाग क्षेत्र चुंबक या फील्ड मैग्नेट कहलाता है, यानी ये वाला भाग। दूसरा आर्मेचर, तीसरा सर्पी वलय या स्लाइडिंग रिंग्स कहलाता है तथा चौथा भाग है ब्रुश। चलिए इन सभी भागों को एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला भाग है क्षेत्र चुंबक या फील्ड मैग्नेट। तो यह एक शक्तिशाली घोड़े के नाल की आकृति का चुंबक होता है। जैसे घोड़े की नाल होती है बिल्कुल उसी आकृति का चुंबक होता है। ये जो आप N और S वाला भाग देख रहे हैं यही है क्षेत्र चुंबक। यह घोड़े की नाल का जैसा होता है, जैसे घोड़े की नाल होती है। इसका उत्तरी ध्रुव N कहलाता है और दक्षिणी ध्रुव S है। तो इसी में
कुंडली घूमती रहती है, यानी इसी के बीच में ये जो कुंडली है ये घूमती रहती है और कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है। अब जब कुंडली में धारा प्रवाहित की गई, करंट डाला गया, तो धारा प्रवाह से चुंबक में ये N ध्रुव और S ध्रुव बनता है। जैसे ही धारा प्रवाहित की गई तो N और S ध्रुव बन जाते हैं और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इस प्रकार से ये हो जाएगा क्षेत्र चुंबक। फिर आते हैं आर्मेचर पर। तो यह एक आयताकार कुंडली होती है। जो आर्मेचर है यह एक आयताकार कुंडली है जो नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तार के बहुत से फेरों को लपेट कर बनाई जाती है। एक नर्म लोहे का क्रोड होता है तो तांबे के तार होते हैं, उसी को बहुत सारे फेरों से लपेट कर बनाई जाती है। जो ये आप ए बी सी डी आयताकार कुंडली देख रहे हैं, यही है आर्मेचर, यानी इसी को आर्मेचर कहा जाता है, जिस पर पृथक्कृत तार लिपटे होते हैं, यानी अलग अलग तार लिपटे होते हैं। इस कुंडली ABCD को क्षेत्र चुंबक के ध्रुव खंडों NS के बीच रखा गया है। जो NS क्षेत्र चुंबक थे उसी के बीच में ये ABCD जो आर्मेचर है इसको रखा गया है और किसी बाह्य शक्ति से इसे अक्ष के परितः घुमाया जाता है। कोई बाह्य शक्ति है, चाहे इंजन हो चाहे जो हो, उससे इसके अक्ष के परितः घुमाते हैं, मतलब बीच में रखा गया है और टरबाइन या पेट्रोल इंजन से इसे तेजी के साथ घुमाया जाता है। फिर अगला भाग है सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या है? तो कुंडली पर लिपटे तार के दोनों सिरे क्रमशः धातु के दो छल्लों C1 और C2 से जुड़े होते हैं। C1 और C2 से जुड़े हैं जो दो छल्ले हैं और आर्मेचर के साथ घूमते रहते हैं। इनको सर्पी वलय या स्लिप रिंग कहा जाता है। सर्पी वलय कहते हैं या स्लिप रिंग्स कहते हैं। तो ये जो छल्ले हैं इन्हें ही सर्पी वलय कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तथा ये एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, यानी एक दूसरे में चिपकते नहीं, अलग अलग हैं, मतलब एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं और कुंडली के साथ उस अक्ष पर घूमते रहते हैं। फिर आते हैं अगले ऑप्शन पर, यानी अगले भाग पर, ब्रुश पर। तो सर्पी वलय C1 और C2 हमेशा ग्रेफाइट की बनी दो ब्रुश कौन कौन से? X और Y। क्या कहा गया है कि सर्पी वलय C1 और C2 हमेशा ग्रेफाइट की बनी दो ब्रुशों, कौन कौन सी ब्रुश? X और Y को स्पर्श करते रहते हैं, यानी सर्पी वलय को ब्रुश X और Y छूती रहती है। ये ब्रुश स्थिर रहते हैं। जो ये छल्ले हैं ये ब्रुशों के बीच फिसल फिसल कर घूमते रहते हैं और ये जो छल्ले हैं इन्हीं ब्रुशों के बीच में फिसलते रहते हैं और फिसल फिसल कर घूमते रहते हैं। इन ब्रुशों का संबंध उस बाह्य परिपथ से होता है, बाहरी परिपथ से होता है जिसमें विद्युत धारा भेजनी होती है। चलिए अब इसकी कार्यविधि को समझ लेते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर की कार्यविधि। जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है, जो आर्मेचर कुंडली ABCD है, यह जब घूमती है तो कुंडली में से होकर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है। अतः कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है, यानी कुंडली में धारा बन जाती है, बहने लगती है। मान लेते हैं कि कुंडली दक्षिणावर्त या कह लीजिए क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है। अगर इसको माना जाए कि कुंडली क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है तथा किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में है, और कोई क्षण ऐसा आता है जब वो क्षैतिज अवस्था में होती है घूमते हुए ही, इस क्षण कुंडली की भुजा AB ऊपर उठ रही है, यानी उस क्षण अगर देखा जाए तो कुंडली की जो भुजा AB है ये ऊपर की ओर उठ रही है तथा भुजा CD जो CD है ये नीचे की ओर आ रही है। जब वो ऊपर की ओर उठेगी तो ये नीचे की ओर आएगी। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, यदि आप लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, अच्छे से समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इन भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा वही है जो आपको चित्र में एरो के माध्यम से दिखाया गया है। अतः धारा ब्रुश X से बाहर जा रही है। कहने का मतलब है कि जो धारा ब्रुश X है उससे बाहर की ओर जा रही है, या कह लीजिए कि यह ब्रुश धन ध्रुव कहलाता है, तथा ब्रुश Y पर वापस आ रही है।
एक्स से बाहर जा रही है, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, एक्स से बाहर जा रही है और y पर वापस आ रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पुरुष x है वो धन ध्रुव है और जो पुरुष y है वो ऋण ध्रुव है। क्यों? क्योंकि x बाहर जा रही है, जो x है धारा इससे बाहर जा रही है और जो y है इससे वापस आ रही है। तो जैसे ही कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी, यानी जब ऊर्ध्वाधर स्थिति होगी और उस समय गुजरेगी, भुजा AB नीचे की ओर आने लगेगी तथा CD ऊपर की ओर जाने लगेगी। अब बिल्कुल उसके उल्टा हो जाएगा, जैसे पहले बताया गया था। ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी तब क्या होगा, भुजा जो AB है ये नीचे की ओर आने लगेगी और जो भुजा CD है ये ऊपर की ओर जाने लगेगी। अब धारा बुरुष Y से बाहर जाएगी। अब जो बुरुष Y है उससे धारा बाहर जाएगी तथा बुरुष X पर वापस आएगी। Y से बाहर जाएगी और X पर वापस आएगी। इस प्रकार आधे चक्कर के बाद बाह्य परिपथ में धारा की दिशा बदल जाएगी। यानी जैसे ही आधा चक्कर होगा तो बाहरी जो परिपथ है उसमें धारा की दिशा चेंज हो जाएगी या बदल जाएगी। अतः परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट या AC उत्पन्न होती है। आजकल जितने भी विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं उनमें अधिकांश में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या AC का उत्पादन ही होता है। DC की तुलना में AC का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय किए प्रेषित किया जा सकता है, यानी बिना ऊर्जा अधिक व्यय किए उसको भेजा जा सकता है। चलिए अब दिष्ट धारा जनित्र अर्थात DC जनरेटर की परिभाषा, सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि और उपयोगों को समझा देते हैं। तो दिष्ट धारा जनित्र की रचना प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो के समान ही होती है। अंतर केवल इतना होता है कि इसमें सर्पी वलयों के स्थान पर विभक्त वलयों का उपयोग किया जाता है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वलय का उपयोग होता था और इसमें विभक्त वलय का उपयोग होता है। तो चलिए अब दिष्ट धारा जनित्र अथवा डायनमो की संरचना को समझ लेते हैं। तो दिष्ट धारा जनित्र या DC जनरेटर की संरचना में कुल 4 भाग दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। तो ये वाला जो भाग है इसे क्षेत्र चुंबक यानी फील्ड मैग्नेट कहते हैं। और फिर दूसरा वाला भाग, ये जो दोनों चुंबकों के बीच में कुंडली रखी हुई है जो ABCD से लिखी गई है, इस कुंडली को आर्मेचर कहते हैं। तो आर्मेचर हो गया दूसरा भाग। फिर तीसरा विभक्त वलय या स्प्लिट रिंग वाला जो भाग है, विभक्त वलय या स्प्लिट रिंग, ये तीसरा भाग हो जाएगा। और जो चौथा भाग है, ये जो ब्रुश है, ब्रुश वाला भाग चौथा भाग होता है। चलिए इन चारों को एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला है क्षेत्र चुंबक अथवा फील्ड मैग्नेट। तो यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जो NS से दिखाया गया है यहाँ पर, यानी एक ध्रुव N और दूसरा ध्रुव S है। इसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना होता है। और कार्य पूछा जाए क्या है, तो इसका कार्य होता है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। कैसा? तो पावरफुल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना जिसमें कुंडली घूमती है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं N से S की ओर होती हैं। यानी इसके द्वारा जो चुंबकीय बल की रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं, वो N से S की तरफ होती हैं। तो कुल मिलाकर के क्षेत्र चुंबक या फील्ड मैग्नेट के अंदर ये हम लोग लिखेंगे कि NS एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवखंड होते हैं। और इस चुंबक का कार्य क्या है, तो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना होता है और इसी में कुंडली घूमती रहती है। फिर आते हैं दूसरे पर, दूसरा है आर्मेचर। यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। जो ABCD आप देख रहे हैं चित्र में, यह एक आयताकार कुंडली है। इसे ही आर्मेचर कहा जाता है। जो कच्चे लोहे के क्रोड पर, कच्चा लोहा होता है, कच्चे लोहे के क्रोड पर पृथक्कृत तांबे के बहुत से फेरों को लपेट कर बनाया जाता है। यानी अलग अलग जो फेरे होते हैं उनको इसी के ऊपर लपेट दिया जाता है। बहुत से फेरे लपेटे जाते हैं तांबे के, उसी से बनाया जाता है। इसे आर्मेचर या कुंडली कहा जाता है। तो इस कुंडली को क्षेत्र के ध्रुव खंडों NS के बीच बाह्य शक्ति, अब बाह्य शक्ति आप पेट्रोल इंजन भी ले सकते हैं, कोई जल शक्ति भी ले सकते हैं, तो उसके द्वारा तेजी से घुमाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस कुंडली को क्षेत्र के ध्रुव खंड जो N और S हैं, इनके बीच में तेजी से घुमाते हैं।
तो कुल मिलाकर के आर्मेचर कुंडली में हम लोग लिखेंगे कि यह एक कच्चे लोहे के बेलन पर तांबे के पृथक्कृत तार के बहुत से चक्रों को लपेटकर बनाई जाती है और NS ध्रुव खंडों के बीच इसे जल टरबाइन या डीजल इंजन या आप कुछ भी कह सकते हैं, बाह्य शक्ति स्रोत हो, उसी के द्वारा इसको घुमाया जाता है। और फिर आते हैं तीसरे पर, विभक्त वलय पर या स्प्लिट रिंग्स पर। तो विभक्त वलय पीतल के खोखले बेलन को उसकी लंबाई के अनुदिश काट कर बनाए जाते हैं। कोई पीतल का खोखला बेलन होता है तो उसी को काट कर बनाया जाता है। कुंडली का एक सिरा एक विभक्त वलय P तथा दूसरा सिरा दूसरे विभक्त वलय Q से जोड़ दिया जाता है। तो पहला विभक्त वलय है P और दूसरा विभक्त वलय है Q। तो बताया गया है जो कुंडली है उसका एक सिरा विभक्त वलय P से जोड़ा गया है और दूसरा सिरा विभक्त वलय Q से जोड़ दिया गया है। चलिए अब आते हैं ब्रुश पर। तो ग्रेफाइट या कार्बन के दो ब्रुश इसमें होते हैं। दो ब्रुश कौन कौन से? X और Y। तो X और Y ये दो ब्रुश हैं, विभक्त वलय P और Q को स्पर्श करते हैं। जो P और Q विभक्त वलय है उसको ये छूते रहते हैं, स्पर्श करते हैं और बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। छूते हुए बाहरी परिपथ में धारा को बहाते हैं, करंट को बहाते हैं। ये दोनों ब्रुश बाह्य परिपथ के समान सिरों से सदैव जुड़े रहते हैं, यानी बाह्य परिपथ के जो सिरे हैं उनसे हमेशा जुड़े रहते हैं। परंतु जुड़े तो रहते हैं लेकिन जैसे जैसे आर्मेचर घूमता है P और Q उनको बारी बारी से स्पर्श करते हैं। जिस तरह से घूमता है तो एक बार P फिर दूसरी बार Q, एक बार P फिर दूसरी बार Q, इस तरह से बारी बारी से स्पर्श करते हैं और एक अर्ध चक्र तक यानी आधा चक्र पूरा होने तक उनके संपर्क में बने रहते हैं। इसके पश्चात ब्रुशों को आपस में बदल देते हैं। फिर चलिए अब आप जानते हैं कि सिद्धांत क्या है इसका, यानी डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, कोई बंद कुंडली है उसको चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उन बल रेखाओं में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित हो जाती है। तो कुल मिलाकर के जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो उसमें धारा बहने लगती है। अतः कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। यानी जो ऊर्जा खर्च हुई वो किसमें बदल गई? विद्युत ऊर्जा में बदल गई। चलिए अब डीसी जनरेटर की कार्यविधि को समझ लेते हैं, अर्थात इसकी वर्किंग या मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। तो जब आर्मेचर कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है, यानी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है, तो कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब कुंडली ABCD को या आर्मेचर को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया गया तो घुमाने पर क्या होता है, कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है, जिससे विद्युत धारा बहने लगती है। धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। अगर आप लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से वो ज्ञात किया जा सकता है। कुंडली के आधा चक्कर पूरा करने तक धारा की दिशा वही रहती है। जब तक वो आधा चक्कर पूरा करती है तो धारा की दिशा वही रहती है। अतः पहले आधा चक्कर में धारा Q से P की दिशा में बहती है। जो पहला आधा चक्कर होता है वो धारा कैसे बह रही है? Q से P की दिशा में बह रही है। जो Q है इससे लेकर के P की दिशा में देखिए बह रही है। अगले आधे चक्कर में धारा की दिशा कुंडली में बदल जाती है। अब जो अगला आधा चक्कर है उसमें धारा की जो दिशा है वो कुंडली में चेंज हो जाती है, बदल जाती है। परंतु पहले ही बुरुशों की स्थिति को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि जिस समय कुंडली में धारा की दिशा बदलती है ठीक उसी समय बुरुश का संबंध एक भाग से कटकर दूसरे भाग से हो जाता है। अतः बाह्य परिपथ में धारा सदैव
Q से P की ओर ही बहती है, क्योंकि विभक्त वलय XY बुरसों के सापेक्ष अपना स्थान बदल देते हैं, यानी ये स्थान चेंज कर देते हैं, इसलिए एक ही दिशा में धारा बहती रहती है या Q से P की ओर ही बहती है। इस प्रकार बाह्य परिपथ में दिष्ट धारा या DC प्राप्त हो जाती है और यह जनित्र दिष्ट धारा जनित्र कहलाता है, यानी DC जनरेटर कहलाता है। आशा है आप सभी लोगों को विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र की परिभाषा, सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि और उपयोग अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।